जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे साथियों, हमारे प्यारे बच्चे। मैं सिंह सर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत ठीक होंगे और अच्छे सेहतमंद होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर के एनसीईआरटी 6 क्लास साइंस का 2 चैप्टर में समाप्त कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ। और आज मैं चैप्टर तीसरा में लेके आ रहा हूं, पृथकीकरण लेके आ रहा हूं दोस्तों। छटाई करना, छटाई क्या है तो दोस्तों इसके साथ चलेंगे हम सब। देखिए, एनसीईआरटी है और आपको तो पता ही एनसीईआरटी क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा वो पिलर है जो आपको बहुत बड़ा शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए चलिए, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज देखेंगे 3 से। पृथकीकरण, वस्तुओं के समूह बनाना सीख गए थे, भोजन घटक पढ़ लिया पूरे। ठीक है, अगर जो आप आज पहली बार मेरे क्लास में है तो आप जाके पीछे का 2-3 क्लास मेरा देख ले, ताकि पीछे का छूटा हुआ आपका कवर हो जाए बाबू। ठीक है, चलिए चलिए आज का चैप्टर है पदार्थों का पृथकीकरण है। ठीक है बुरा, चलिए कोई बात नहीं। आज का चैप्टर हमारा 3 नंबर है, पदार्थों का पृथकीकरण बाबू। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, पदार्थों का पृथकीकरण, ये क्या होता है पदार्थ का पृथकीकरण बाबू? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, देखिए पृथकीकरण से आप आशय, पृथकीकरण का मतलब बाबू रे छटाई करना। क्या करना? छटाई करना, चुनना। अगर कोई भी चावल में अगर दाल को मिला दिया जाए या चावल में गेहूं को मिला दिया जाए, उसे बारीकी से एकदम चुन चुन करके अलग करेंगे, छटाई करेंगे। जो दाल है अलग, चावल है अलग, हम उसे पृथकीकरण कहते हैं। इसमें बहुत सारे हम सब एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीकों से समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ कई मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के मिश्रण है, मिला हुआ है। इन मिश्रण में कई अशुद्धियां होती है। इस मिश्रण में कई अशुद्धियां, यानी कि अगर हम सब बाजार से चावल खरीद के लाते हैं या दाल खरीद के लाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है बुरे? कुछ कंकड़, पत्थर और कुछ ऐसी पदार्थ जो हमारे यूज का ना हो, हमारे लिए हानिकारक हो, कुछ ऐसे ही पदार्थ मिलते हैं। तो हम सब उसे हाथों द्वारा, मशीनों द्वारा या किसी और अन्य वस्तुओं द्वारा चुन के हटाते हैं। ठीक है बाबू, या तो घर में कभी कभी छोटे बच्चा, अगर माँ चावल बना रही है, छोटे बच्चा क्या करता है, खेलते खेलते उसमें एक मुट्ठी कभी गेहूं लाकर डाल देता है, या तो किसी और अन्य पदार्थ डाल देता है, या कंकड़ हो और मिट्टी हो या पत्थर हो। तो हम सब की माँ क्या करती है बाबू रे, उसको चुन चुन के फिर अलग करती है, साइड करती है। ठीक है, तो इसी के बारे हम लोग आगे पढ़ने वाले बाबू रे। कभी कभी मिश्रण से उपयोग पदार्थों को भी अलग किया जाता है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कण छोटे या बड़े होते हैं। जो पदार्थ हम सब अलग करेंगे, या तो कण छोटा होगा या तो बड़ा होगा। क्या बोल रहे? या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा बाबू रे। ठीक है, किसी रूप में हो सकता है, आकार के हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही इनकी अवस्था भी अलग अलग हो सकती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, टाइटिन, कंडेंसेट, ये सब क्या बोले?
आप लोग को हम उच्च क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठोस का मतलब कोई काला पदार्थ, लकड़ी, कोयला, लोहा, ये सब क्या बोले, ठोस है। क्या बोले, ठोस है। और क्या है साथ में, द्रव। द्रव का मतलब पानी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी लिक्विड पदार्थ है सभी को हम लोग द्रव कहते हैं। और गैस, गैस तो पता ही है बोले। अब ठोस किसे कहते हैं, ठोस में आकार और आयतन दोनों होता है बुरे, बताएंगे आप सब। ठोस में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, द्रव में, द्रव का आकार है, इसका आयतन होगा। गैस का आकार ना आयतन कुछ भी नहीं होगा, ना इसका कोई आकार है ना इसका कोई आयतन है। और ठोस का है, ठीक है। तो इस वक्त उच्च कोटि की क्लास में है, हम लोग आगे पढ़ेंगे 9th में, ठीक है ना, 9th 10th में पढ़ेंगे सब बढ़िया से। मिश्रण में से उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया पृथकीकरण कहलाती है। या कोई छोटा पदार्थ या बड़े पदार्थ में मिल जाए, उसको छटाई करके अलग करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पृथकीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग की माँ बाजार से झालमुड़ी खरीद के लाती है, या पिताजी लाते हैं, या हमारे बहनें या भाई ला के देते बाबू, जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, झालमुड़ी ला करके दिए, उसमें बाजार का हरा मिर्च होता था, और हम सबको बहुत ज्यादा से मिर्ची का तीतापन लगना बचपन से, जो बच्चे का आदत नहीं है मिर्ची खाना, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, जितने भी हरा मिर्ची है झालमुड़ी में से, उसको किसी प्लेट में या थाली में या पेपर में डाल दिए, या तो ऐसे करके लिपेट के यहाँ पे डाल दिए, और वहां से मिर्ची को चुन चुन के अलग फेंकने का काम करते थे, ताकि वो अलग हो जाए जो तीता पदार्थ था। तो वो भी तो एक पृथकीकरण है, छटाई क्रम, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलिए। पृथकीकरण की कई विधियां होती है। पृथकीकरण का बोले कई विधियां, यानी कि निम्नलिखित प्रकार की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। चलिए, पृथकीकरण की विधि का चयन मिश्रण में उपस्थित पदार्थों की भौतिक अवस्था, उनके कणों के आकार तथा रंग पर निर्भर करती है। उनकी कण की आकार और रंग पर निर्भर करता है, यह रंग कैसा है इसका। कोई भी पदार्थ है उसका रंग भी तो होता है। चावल अगर है व्हाइट है, मकई, गेहूं, या तो रंग में अगर लेना है तो ले लीजिए करिया आदमी, उज्जर आदमी, लाल आदमी, पियर आदमी, गोरा में, करिया में लिए बुरे। अगर कोई महिला गोरी है तो देखिएगा अलग से झलकेगी, हमेशा अपने जातियों को पसंद करेगी, जो गोरी गोरी लड़कियां हैं उसके साथ रहना पसंद करेगी। अगर कोई काली लड़की है तो देखिएगा उसके आसपास कोई आता भी नहीं है, कोई सड़ता भी नहीं है, लड़कियां लड़कियां से विरोध करती है, ठीक है बाबू। तो ये भी तो रंग के आधार पे है, ठीक है। चलिए, उदाहरण, अनाज को भूसे से अलग करना। अगर कोई अनाज है बोले, अनाज को भूसा से अलग कैसे करते हैं, ठीक है। अनाज को भूसे से अलग करना, दही को मथ कर मक्खन निकालना। अगर कोई अनाज है, जैसे कि बोले हम सब धान है बोले, धान जब कुटाने आते हैं, जाते हैं, या घर पे मशीन को हम लोग फोन करके बुला लेते हैं, जो हमारे किसान परिवार है, बच्चे हैं, वो बढ़िया समझ जाएंगे। उसमें क्या करते बाबू रे, मशीन में धान को डालते हैं, जो धान चावल जिससे निकलेगा, एक तरफ भूसा जाता है, एक तरफ चावल आता है, तो क्या उससे हम लोग भूसा को अलग किए कि नहीं किए ये ना बोले। गेहूं का भी, जैसे हमारे खेतों में, हम सबकी खेतों में बोले गेहूं पकती है, जब गेहूं पकने के बाद सारे हमारे प्यारे बच्चे और बच्चिया के गार्जियन हो या माता पिता हो, जितने हमारे किसान हो, छोटे बड़े सभी की बात हो रही है, गेहूं कटाई करते हैं। कटाई के बाद गेहूं के इकट्ठा करके किसी मशीन द्वारा उसे एक अनाज एक तरफ, उसको भूसा बना के एक तरफ किया जाता है। ये भी तो पृथकीकरण है, ठीक है बाबू। चलिए, अब बात करती दही को मथ कर। अगर दही को जितना ही मथेंगे, मत्ते मत्ते क्या निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मक्खन। ये भी तो अलग किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए पृथकीकरण कैसे कर रहा है।
अलग करने का तरीका, पृथकीकरण की विधियां। अब कौन कौन विधियां बोले देखेंगे, ठीक है, विधि कौन कौन सी है देखेंगे। अब पहला विधि क्या हो रहा है, हस्त चयन विधि। क्या हो रहा है, हस्त चयन विधि। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ से, ठीक है, जो हाथ से चुनकर अलग करना, हाथ से चुनकर अलग जो करते हैं बोले कोई भी सामान, या चावल से, जब हमारा अभी अब क्या है, हमारे मोदी सरकार सभी को चावल 5 किलो देते हैं, उस चावल जो हम लोग लाते हैं घर पे, उस चावल से देखिए उस चावल में बहुत ज्यादा कंकड़ पाया जाता है। उस चावल से अगर कंकड़ को चुन के बाहर किया जाए, इसका मतलब चावल की संख्या ज्यादा है। अगर किसी कंकड़ में चावल को मिला दिया जाए तो वहां से चावल को चुनते हैं, क्योंकि कंकड़ का संख्या ज्यादा होगा, चावल की संख्या कम होगी। जिसकी संख्या कम होगी हम सब हाथ से उसी को चुन करके बाहर निकालेंगे। इसी को हम लोग करेंगे हस्त पृथकीकरण। हस्त मतलब हाथ द्वारा, जो हाथ द्वारा चुन को बाहर करते हैं उसी को हम कहते हैं, ठीक है। जो हाथों द्वारा चुन करके बाहर करते क्या हो रहे, पत्थर, क्या हो रहे, पत्थर को बाहर करते हो रहे, ठीक है ना। जो पत्थर को बाहर करेंगे चुन चुन करके, यही क्या हो रहे, पृथकीकरण। हाथ चयन को हाथ से चुनकर चुनना या हाथ से चुनकर अलग करना भी कहा जाता है। तो हाथ से चुनकर के अलग कर देते हैं। या कभी कभी बाजार से हम सब दाल खरीद के लाते हैं, तो दाल से क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंक्रीट होता है या ऐसे दाल होता है जो मरा हुआ होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसे चुन करके अलग करते हैं। हम सब उसे चुन करके अलग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इस विधि का प्रयोग प्राय ठोस पदार्थों में से ठोस औषधियां या अन्य ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। अगर चावल है तो चावल तो ठोस है ना बाबू रे, अगर चावल ठोस है तो ऑटोमेटिक उसमें ठोस ही पदार्थ पाया जाएगा, पत्थर, छोटे छोटे कंक्रीट। तो ठोस पदार्थों को बाहर निकालेंगे हाथ द्वारा, किसके द्वारा, हाथ द्वारा, ठीक है बाबू। इसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। अशुद्धियां जो हम उसमें से चावल से या दाल से जो पत्थर चुन के बाहर निकाले, क्या उसकी मात्रा ज्यादा होती है, नहीं, उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होती है बुरे, इसलिए उसे हम सब निकाल के बाहर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। कभी कभी उसमें कोई मिट्टी का छोटा सा कण होता है, ठीक है, या पत्थर हो सकता है, या भूसे का कुछ भूसे का भी अंश होता है, ठीक है। तो उसे भी तो कभी कभी हम सब क्या करते हैं, सूप द्वारा फटक फटक के भूसे को बाहर करते हैं और पत्थर को या छोटे कोई अन्य पदार्थों को चुन के हाथ से बाहर करते हैं, ठीक है। यही तो है पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब साफ साफ समझिए आप लोग, छटाई करना, बाहर करना। अच्छे पदार्थों के साथ अगर बुरा पदार्थ मिल गया हो उसे अलग करना, या बुरा के साथ अच्छा मिल गया हो तो उसे छांट कर अलग करना। जिसकी संख्या कम होगी उसे छांट करके हाथों द्वारा बाहर करेंगे। यही तो है पृथकीकरण, ठीक है। और ये थ्रेसिंग होगा, क्या हो रहा है, थ्रेसिंग, ठीक है, ग्रेसिंग लिखा है, थ्रेसिंग होगा, थ्रेसिंग, ठीक है। और अब थ्रेसिंग क्या हो रहा है ये देखेंगे। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग भी कई प्रकार का हो सकता है। या हम सब बाबू ने गेहूं काटते हैं तो क्या करते हैं, गेहूं को काटने के बाद किसी मशीन द्वारा, थ्रेसर द्वारा, जो मशीन को हम लोग थ्रेसर मशीन कहते हैं, वो थ्रेसिंग मशीन द्वारा हम लोग भूसा को अलग करने का काम करते हैं और उस अनाज को अलग रखने का काम करते हैं, ठीक है। वो भी तो एक प्रकार के थ्रेसिंग है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है देखेंगे। देखिए, फसल फसल कटने के बाद अनाज के बीचों से भूसी अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं बोले। जब कोई फसल पक जाती है, वो जब फसल पकने के बाद हम सब क्या करते हैं, उसको काटाई करते हैं, काट करके इकट्ठा जमा करते हैं
और किसी गाड़ी वाले को फोन करते हैं, अब आपके पास क्या थ्रेशर मशीन है? बोले हाँ है, तो क्या जल्दी आप लेकर आ सकते हैं? और वो लेके आते हैं और हम सब उस जो फसल पके हुए फसल होता है उसमें डालते हैं और एक साइड अनाज होता है और एक साइड उसका भूसा होता है। ठीक है बाबू, तो ये भी एक प्रकार का थ्रेसिंग है, एक प्रकार का क्या है? थ्रेसिंग है। दूसरे शब्दों में सूखे पौधे की डंडियों से कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग कहते बाबू। अब जैसे मान कर चलिए धान भी तो है पक गया है। अगर धान पक गया है तो हम सब देखते हैं धान पकने के बाद उसको कटाई करते हैं। काटने के बाद इतना इतना छोटे छोटे अटिया में उसको बांधते हैं। बांधने के बाद किसी एक पत्थर हो या तो बांस का क्या करें बोले, बांस के हम लोग मचान बना देते हैं। ऐसे ऐसे मचान बना देते हैं, ठीक है बोले। और इस पर हम लोग बोले यहाँ से आदमी खड़ा होकर के बड़ी पिटाई करते रहता धानों को, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। धान को पीटने के बाद धान एक जगह और धान का जो काड़ी जिसको हम बोलते हैं लड़वा, उसको साइड रखते हैं, यानी कि वो हमारे जंतु यानी कि गाय खाएगा, खाएगी, गाय खाएगी, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है, काड़ी के तौर पे होता है, उसे हम लोग कुट्टी काट के गैया को खिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी एक प्रकार का पृथ्वीकरण हो गया, अलग करना हो गया। थ्रेसिंग करना मशीन द्वारा भी कर सकते हैं, आप अपने हाथों द्वारा भी कर सकते हैं। इस विधि में फसल के पौधों को एक लकड़ी के बड़े टुकड़े या पत्थर या किसी अन्य सख्त टुकड़े पर पटक पटक कर या पीट पीट कर दानों को अलग किया जाता है। ये भी तो थ्रेसिंग है। अभी जो हम बताए बाबू रे, अगर कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई बांस है, बांस के बहुत सारे बांसों को एक तरह एक साथ इकट्ठा करके जोड़ करके, और हमारे जितने भी किसान भाई है, खास किसान साथियों, ये लेके पीटते रहते बाबू रे, पीट पीट करके अनाज एक कट्ठा जमा होता है और उसे अलग रख देते हैं। सो काड़ी का जो लड़वा होता, सूखा हुआ डंटी जो पौधा का, ठीक है। थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। पहले के जमाने में बाबूरे हाथ द्वारा, बैलों के द्वारा किया जाता था। आज भी हाथ के द्वारा होता है, लेकिन ज्यादातर केसों में अब देखा जा रहा है मशीन आ गया है। क्या गया बोले, मशीन सीधे खेत में भिड़ा दो, फसल अपने कट्ठा जमा रखता है और लेरवा को वहीं निकालने का साथ साथ फेंकने का काम करता है। तो पहले के जमाने में बोले बैल के द्वारा कैसे किया करते थे हम सब, जैसे कि एक खुट्टा गाड़ा, उस खुट्टे में बैल को बांध दिए, ठीक है, चारों तरफ लेरवा डाल दिए, बैल उस पर घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, जहां जहां अपना कदम रखेगा, पैर रखेगा, सारा वहां का उसमें से अनाज झड़ता चला जाएगा, झड़ता चला जाएगा। और डंटी एक तरफ, अनाज एक तरफ ही हम लोग बाद में कर देते हैं। या तो बहुत सारे पहले क्या बड़े बड़े खेतों में खमार का रूप में होता है, क्या बोले, खमार, हम लोग खमार कहते थे उसके, खमार एक मिट्टी को बराबर करके बनाते थे, सारे खेतों का फसल काट करके इकट्ठा एक जमा करते थे और उस पर बाबूरे बैल को जो है ना चक्कर की तरफ घुमाते थे, घुमा घुमा के क्या करते थे बाबूरे, उसको धुनाई करते थे, ताकि उससे फसल का जो जितना अनाज है एक साइड हो सके और लेरवा डंटी एक साइड हो सके। ये भी तो प्रक्रिया है। थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैलों को एक लंबी तथा मोटी रस्सी से बीच में लगे खुट्टे से बांधकर फसल के ऊपर गोल गोल कुछ घंटे तक घुमाया जाता था। यानी कि बांध दिए, ऐसे घुमा रहे हैं बैलों को, घुमा रहे हैं और सारे घूमते घूमते कुछ एरिया तक पूरा फसल का अनाज झड़ जाता था और उसके बाद लेरवा को साफ करके हम लोग झाड़ करके उठाकर फेंकने का काम करते थे। अनाज एक जगह हो गया, फिर बोरा में डाले, फिर उसको ओसाई होता है। जब भी कभी हवा का इंतजार करते थे, जब कभी खेतों में हवा आया जोर शोर से, सारे किसान सूप लेकर के धान को ऐसे ऐसे कर थोड़ा छोड़ने काम करते थे और हवा के झोंका से जो पत्ता था, जो उसका
खराब पदार्थ था वो साइड होता था और मोटा जो हमारे अन्न बचता था वो नीचे गिरने काम करता था और उससे हम सब बोरा भर के लेकाया करते थे। ठीक है बोले, चलिए। बैल के फसल पर लगातार घूमने से फसल के दाने अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग बाबूरे कहलाती है। यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। आज के समय में अत्यधिक मात्रा के अनज कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग हर जगह ग्रेसिंग लिखा होगा तो थ्रेसिंग कर देंगे। थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब जो अब क्या है, थ्रेसिंग मशीन आ गया। हम सब अब उस तरह का प्रक्रिया बहुत कम अपनाते हैं। अभी ज्यादातर हम लोग अब मार्केट में मशीनें आ चुका है किसान के हेल्प के लिए, इसीलिए मशीनों को द्वारा थ्रेसिंग किया जाता है। ठीक है बोले, चलिए। अब बात करते हुए निष्पावन। ये निष्पावन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। निष्पावन का मतलब अब जब सारे हमारे छोटे किसानों द्वारा या बड़े किसानों द्वारा किसी धान को पीट करके इकट्ठा कर दिया जाता है, उस धान को सूप के द्वारा एक हवा के झोंके में एक नीचे टेबल लगा करके ऊंचा होकर के कंधे के बराबर से ढाल डाल के छोड़ते हैं थोड़े। और जो हवा का जो गति होता है उस गति में जितने भी भूसा उसका होता हुआ जो मरा हुआ अनाज होता है उस साइड में जाके गिरता हुआ कुछ दूर में, और जो मेरा मेन अन्न हो गया, जो मेन अनाज बच गया, वो सारे के सारे नीचे इकट्ठा होता है और उसे फिर बाद में बोरा में भर लेते हैं। उसे ही क्या करो रे, निष्पावन। क्या हो रे, निष्पावन। अब इसके बारे में देखेंगे निष्पावन क्या है। देखिए निष्पावन कर रही है महिला। क्या रे, निष्पावन कर रही है महिला। एक टेबल लगा लिया, सॉरी एक छोटे सा टेबल बाबू लगा ली है। ठीक है, और ये जितना भी है क्या हो रहा अपना धान है या अनाज है, और देखिए पूरा जब हवा में उड़ा रही है तो देखिए जितना भी सब है क्या हो रहा है, धूल मिट्टी कण जो भी है या भूसी उसी वो दूर चला जा रहा है, और मेन अनाज जो है मोटा वाला यहाँ बचता चला जा रहा है। ठीक है, इकट्ठा जमा होते जा रहा है। ठीक है, तो निष्पावन की विधि का उपयोग मिश्रण में उपस्थित भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जो भारी अन्न है, जो मोटा अन्न है, जो सबसे अच्छा अन्न है एक जगह गिरेगा, जो हल्का है कोई काम का नहीं है वो दूर जाकर गिरेगा। ठीक है, बोले यही विधि इसमें काम कर रहा है। ठीक है, अब निष्पावन की विधि में मिश्रण में विद्यमान हल्के अवयवों को अलग करने के लिए वायु अथवा पवन के झोंकों की सहायता ली जाती है। जो मैं बात बताया वही बात बाबू, हवा का इंतजार करते हैं, नहीं तो जिसके पास सुविधा है हवा लगा लीजिए, पंखा लगा लीजिए, उसमें कीजिए, ऐसे भी तो होता है। और दोस्त एक बात है मैं बताना चाहूंगा, मेरा ज्ञान पावर पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इस पर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और आप लोग को बेहतर से बेहतर मैं क्लास करवा सकूं। और आप लोग का जो मुहिम चला रहा हूं फ्री सेवा एनसीईआरटी पूरा 6 to 12 6 to 12 लेवल बाबू सारा एनसीईआरटी का साइंस और आर्ट्स दोनों मिल जाएगा बाबू इसी चैनल पर ही। अगर आप सब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कोई और अपने परिवार में बच्चियां पढ़ाई कर रही है, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप उसे भी शेयर और लाइक करवाइए और उनको पढ़ने का भरपूर मौका दीजिए, क्योंकि शिक्षा वो बाबू शेरनी का दूध है। आप पियोगे तो दहाड़ोगे और नहीं पियोगे तो कोदारी पारोगे। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब निष्पावन का उपयोग प्रायः किसान थ्रेसिंग के पश्चात अन्न कणों में मिश्रित भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है।
अब जो बता रहे बार बार वही बात है और दूसरा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे नया टॉपिक चालन का। क्या हो रहा है? चालन क्या है? चालन क्या है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं बाबू रे। चालन, चलिए आप सब, हमें लगता है सभी लोग कभी ना कभी अपना घर में खाना पकाने का मौका सबको एक दिन मिला होगा या मिल रही होगी। हम सबके अब जितने भी माता एवं बहनों हैं, भाइयों भी बाबू, घर में रोटी पकाने का काम करते हैं, तो जैसे शाम के वक्त या सुबह या दोपहर जब कभी रोटी पकाने आप जा रहे हो तो एक चालनी मिलता है। चालनी, गांव में नाना प्रकार का नाम से इसको पुकारते हैं, चलनी, चालनी, चालने वाला। उसमें क्या करते हैं, आटा लेकर उसमें रखते हैं और हिला हिला के चाल लेते हैं। चालने के बाद जो नीचे गिरा वो अपना उसे सान करके आटा में पानी डाल करके रोटी बनाते हैं, और जो चोकर, जो उसका भूसी बच गया उसको अलग रखेंगे। क्या करें बाबू रे? उसको अलग रखेंगे। यही तो है चालन विधि। क्या हो रहा है? यही तो है चालन विधि। और ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ठोस, क्या बोलो? ठोसों के ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के आकार भिन्न भिन्न हो। क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न हो, उनको चालन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। चालन की प्रक्रिया का उपयोग दैनिक जीवन में आटे से चोकर, दाल या चावल से छोटे छोटे कंकड़, सूजी से कीड़ों आदि को अलग करने में किया जाता है। देखिए बाबू रे, चालन अगर आप लेकर आते हो आटा चालने के लिए, तो आटा को चाल करके चोकर को बाहर करते हैं, या बाजार से हम सब सूजी खरीद के लाते हैं बाबू रे। तो उस सूजी में देखिएगा, जब उसको पैकेट को फाड़ के देखिएगा, उसमें छोटा छोटा कीड़ा होगा, पतला पतला, एकदम छोटा छोटा कीड़ा होगा, पतला पतला बोले, पतला पतला कीड़ा होगा, छोटा छोटा होगा, लंबा लंबा, उजला वाला, व्हाइट वाला, ठीक है। तो उससे भी चलनी में चाल करके नीचे जो मेरा सूजी, शुद्ध सूजी नीचे गिरा, उसे सिझा करके हम सबकी मम्मी खिलाती है, और जो कीड़ा निकला उसको फेंक देती है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग चालन विधि कहते हैं, ठीक है। यह चावल से छोटे छोटे कंकड़, चावल से अगर उसमें छोटा छोटा कंकड़ रहेगा तो उससे भी चाल के हम लोग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? चावल की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति को चलनी या छलनी या छलनी या चालनी आदि कहा जाता है। जो मैं कहा था अभी, मैं बताया आप लोग का, चलनी या छन्नी या चालनी, इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जो जिस नाम से पुकार सके, कह सके, अपना काम को अंजाम तक पहुंचा सके, ठीक है बोले। तो चालनी प्रक्रिया समझ में आ गया आपको? जो चाल करके जितने भी छोटे पदार्थ को अलग करना, बड़े पदार्थ को अलग करना, इस चालनी द्वारा हम लोग किया करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर किसी को डाउट या कोई क्वेश्चन ऐसा रहे, हमारा कमेंट में आप जरूर कीजिए, मैं वहां जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, चलनी या छलनी एक बड़े प्लेट के आकार की वर्तमानुमा युक्ति होती है, जिसके आधार अर्थात नीचे वाले भाग में कई छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। चलनी या छलनी विभिन्न आकार के छिद्र वाले होते हैं, जिनका चयन मिश्रण के अवयव के आकार के अनुसार किया जाता है। अब देखिए, जो चलनी होता है, उरे चलनी जो हम लोग बनाते हैं घरों में, देखिए हमारा घर में क्या चलनी होता है, तो बीच में हो गया छोटका 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 छेदा इसमें होता है। मान लो गोल ले लीजिए, गोल होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है इसमें? हाँ, ऐसे होता है, ठीक है। ये चालनी है, ठीक है। इसमें लेके हिलाते हम लोग है। इसमें क्या होता है? छेदा होता है, छोटा छोटा, ठीक है। उस छोटे छोटे छेदा से छोटा
वस्तु नीचे गिरता है, पदार्थ नीचे गिरता है और बड़ा वाला उसमें चालनी में ही रहता है, फिर उसको हम लोग अलग जगह रखने का काम करते हैं। जैसे कि देखेंगे घर बनते वक्त, घर बनाने वक्त बालू को छान करके पत्थर छोटा मोटा टुकड़ा जो होता है उसको अलग रखते हैं, और बालू को जो बचता है उसी में सीमेंट मिला करके प्लास्टर क्या करते हैं। हमारे राजमिस्त्री भाइयों लोग काम करते हैं इससे। बालू को चाल करके छोटा छोटा कंकड़ और पत्थर को एक साइड रखना, और जो बालू चल के नीचे गिरा उसमें सीमेंट डाल करके, पानी डाल करके अपना ईंटा चुनाई में या अपने प्लास्टर में काम किया करते हैं। वो भी एक प्रकार का चालनी है। क्या बोले? चालनी है। चलिए आप देखेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन तथा निस्तारण ये क्या है, हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, अवसादन तथा निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा किसी द्रव तथा अघुलनशील ठोस के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ठोस का मिश्रण को अलग किया जा सकता है। द्रव तथा अघुलनशील भारी ठोस के मिश्रण को कुछ देर छोड़ देने पर अघुलनशील ठोस के तल में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है, तथा अघुलनशील ठोस जो नीचे बैठ जाता है और अवसादन कहा जाता है। जो नीचे बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? अवसादन। चलिए देखिए, इसको समझते हैं और पढ़ते हैं, इसके बाद समझाते के बारे में। ठोस के नीचे तल में बैठ जाने पर द्रव को सावधानी पूर्वक दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। द्रव को दूसरे बर्तन में निकालने की प्रक्रिया को मिथारना कहा जाता है, तथा यह पूरी प्रक्रिया अवसादन तथा निस्तारण कहलाती है। आप देखिए, आप समझेंगे हम सब। नमक ले लीजिए या चीनी ले लीजिए, ठोस है। अगर उसको पानी में घुलनशील कर देंगे, पानी में घोल देंगे, घोलने के बाद उसको हम लोग फिर किसी भी आग पे या चूल्हा पे चढ़ा के गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जैसे पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो उसमें ठोस पदार्थ आपका नीचे ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ठोस पदार्थ नीचे बैठा हुआ जमा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और पानी भाप के साथ हो जाएगा। इसे हमें क्या बोलते हैं? निस्तारण विधि। निस्तारण विधि या अवसादन विधि। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर कोई मिट्टी वाला पानी ले ले, पानी में मिट्टी मिला करके ले ले, अगर उसको किसी बर्तन में छोड़ दीजिए तो देखिएगा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी हल्का ऊपर रहेगा। उस पानी को किसी अन्य पदार्थ, किसी अन्य बर्तन में डाल दिया जाए, वो भी पानी साफ नहीं होती है, वो भी कुछ गंदा ही रहता है। उस पानी को फिर कुछ देर छोड़ो, फिर किसी और बर्तन में या चालनी द्वारा और किसी कपड़े द्वारा छानने काम कीजिए, वहां से भी देखिए कुछ ना कुछ गंदगी वहां से भी निकलेगा। ऐसे करते करते कई प्रकारों की छाननी द्वारा किया जाता है, तब जाके शुद्ध पानी हम सबको मिल पाता है। या तो पहले के जमाने में देखा किया करते होंगे, या घर में अभी भी शायद हो सकता है, जिस पानी में देखिएगा कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, वहां का बर्तन सब पीला टाइप का हो जाता है। और एक बाल्टी में बालू लेकर के रख दिया जाए और उस बाल्टी का नीचे में छेदा कर दे, उस छेदा में कपड़े लगा के छोड़ दे, कपड़ा ठूस करके, तो देखिएगा अगर उस बाल्टी में फिर पानी ऊपर डालिए, उस पानी देखिएगा ठोप ठोप छू करके शुद्ध पानी बनता है। क्या कि बालू जो है सारे जितने भी कार्बन होता है सबको खींच लेता है और नीचे पानी, शुद्ध पानी हम सबको प्राप्त होता है। ठीक है, बस यही बात इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, समझने की बात है। चलिए देखिए, अवसाधन जो है, अवसाधन तथा निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा दो द्रव जो आपस में घुलनशील नहीं होते हैं, ऐसे मिश्रण से भी दोनों द्रवों को अलग किया जाता है। निस्तारण की प्रक्रिया के द्वारा निम्नांकित मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है।
हम जो बताए मिश्रण मिला करके पानी में चीनी मिलाइए, नमक मिलाइए, उसको मिला करके फिर उसको गर्म कीजिए और देखिए वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा और नमक सारा जमा हुआ रह जाएगा उस बर्तन में, नमक कहीं जाता नहीं है। अब देखेंगे जल तथा मिट्टी के मिश्रण से जल तथा मिट्टी को अवसादन तथा निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। जो मैं बात बताया वही बात वो अभी है बता रहा है। जल तथा मिट्टी के मिश्रण से जल और मिट्टी को अगर मिला दिया जाए और उसको फिर अलग करने का काम करेंगे, मिट्टी को अवसादन तथा विस्तारण की प्रक्रिया द्वारा अलग क्या हो रहा है? अलग किया जा सकता है। घरों में चावल या दाल को पकाने से पहले उसमें विद्यमान अशुद्धियों को हटाने के लिए उस जल से धोया जाता है। अगर हम सब दाल लावे बाजार से या चावल लाते हैं, उससे बाबूरे धो करके हम सब अलग काम करते हैं, उसमें जितना भी गंदगी होता है सब धुला करके साफ हो जाता है, तब जब उस चावल को हम लोग बर्तन में डाल के पकाते हैं बाबूरे। क्लियर है? वही बात कर रहा है। निस्यंदन की प्रक्रिया को साधारण बोलचाल की भाषा में छानना भी कहा जाता है। क्या रे? छानना भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था? छानना हो रहा है। क्या रहा? छानना भी कहते हैं। निस्यंदन का मतलब छानना भी कहते हैं। निस्यंदन को अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या रे? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। पूछेगा निस्यंदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो फिल्ट्रेशन कहा जाता है। यानी कि फिल्टर करना बाबूरे। नहीं बताया, पानी को बाल्टी में डाल दीजिए, नहीं बाल्टी बहुत सारे, एक बाल्टी में रखो बालू भर करके और बालू रखिए, एक बाल्टी में रखिए पानी, उस बाल्टी को किसी में टांग दीजिए और उस पानी में बाल्टी के नीचे में से डाल दीजिए कपड़ा डालने के बाद जैसे कि एक बाल्टी रखे, ठीक है, इसका नीचे डाल दिए, भुड़की कर दिए, भुड़की में डाल दिए कपड़ा और यहाँ पे बालू है। और क्या हो गया? बालू किसी बर्तन में है, ठीक है। अब ये पानी चूचू इसमें आएगा, आने के बाद अब यहां से फिर रखिए एक और डाली रस्सी कपड़ा और ये पानी इसको छानते हुए यहां रखिएगा बाल्टी, ठीक है। इसमें पानी गिरेगा और ये पानी बहुत शुद्ध निकलेगा, पानी अब ये बहुत शुद्ध निकलेगा। तो ये इसमें बदरपुर रखेंगे, बालू रखेंगे और इसमें बदरपुर बालू रखेंगे, पूरा सब बालू से भरा हुआ रहेगा। इसको छान के तब हम इधर लाने का काम करते हैं। ये पानी बहुत शुद्ध पानी होता है, पीने के लायक बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, वाष्पीकरण तथा रवाकरण, दोनों एक ही बात है। वाष्पीकरण तथा रवाकरण। वाष्पीकरण या वाष्पन किसी द्रव की गर्मी पाकर वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण द्रव में अतिरिक्त ऊष्मा प्रवाहित करने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब सूर्य का रोशनी होता है, जब प्रकाश की रोशनी जब आती है नीचे किसी पानी पे या समुद्र में, उस सारे पानी बाबू क्या बनता है? गर्म कारण से वाष्प बनता है और वाष्प बन करके फिर ऊपर जाता बादल बनता है और उस बादल, बहुत सारा बादल इकट्ठा होता है। जब वो बादल फिर वहां से पिघलना स्टार्ट होता है तो वही फिर बाबू वर्षा बन के नीचे आता पानी, और वो पानी बहुत शुद्ध पानी होता है। क्या बाबू रे? पानी बहुत शुद्ध पानी होता है, वही वाष्पीकरण है, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसी द्रव तथा उसमें घुलनशील ठोस के मिश्रण से ठोस पदार्थों का अलग किया जाता है, ठीक है। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाना वाष्पीकरण की प्रक्रिया का एक प्रचलित उदाहरण है। आप देखिए समुद्र में जो समुद्र का पानी होता है, उस पानी से डायरेक्ट नमक नहीं आता है बाबू। उस पानी को कुछ नालाओं द्वारा कुछ थोड़े थोड़े घेर करके पानी के इकट्ठा जमा करते हैं, वो पानी जमता है। उस पानी को उठाकर, जो जमने के बाद उसको उठाने के बाद किसी कारखाना में जाकर के, कोई कारखाना उसका होता है नमक को शुद्धिकरण जो कहाँ होता है,
उस कारखाना से शुद्धिकरण केमिकल द्वारा करके तब जाकर मार्केट में आता है, और मार्केट से तब हम सबका घर तक पहुंच पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो समुद्र का पानी एक बाल्टी ले लिए और घर लेकर आ गए, सुबह नमक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि समुद्र के जल में नमक तथा अन्य कई अशुद्धियां जो किसी काम का नहीं है। डायरेक्ट समुद्र का पानी से डायरेक्ट नमक नहीं बनता है, इसलिए उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहता है। क्या होता है? बहुत सारा अशुद्धियां पाया जाता है जो हमारा किसी काम का नहीं है, घुली रहती है। समुद्र के जल से खाने का नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वाष्पीकरण समझ गए। वाष्पीकरण क्या है? अगर आप किसी पानी में नमक डाल करके उस पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उस पानी से भाप बनेगा, भाप बन के पानी उड़ जाएगा, और जो बचेगा वो नमक बचेगा, वो ठोस अवस्था में हो जाता है। फिर क्या हो रहा है? ठोस अवस्था में। यह एक बारिश हुआ, या मान लीजिए समुद्र का पानी लीजिए, किसी नदी का पानी लीजिए, कहीं का पानी लीजिए, प्रकाश की रोशनी पड़ने के बाद उसमें गर्म होता है, गर्म से उसमें भाप बनता है और उड़ता है। उड़ने के बाद आसमान में जाकर के अबरे बादल में क्या होता है? बादल जाकर अबरे उसका फिर बादल बनता है। आसमान में क्या होता है? आकाश में बादल बन गया। बादल बनने के बाद फिर कभी पिघला और यही बारिश अबरे बारिश के रूप में फिर अपना जमीन पर आ गया। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ क्या है। समुद्र के जल से वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया। आप देखेंगे समुद्र द्वारा कैसे नमक प्राप्त हुआ है। देखो अब ये क्या है? ये बांध घेर दिया है। अब ये क्या है? बांध है। ठीक है, ये बांध घेरा हुआ है। ठीक है, और इसमें अब समुद्री पानी को जैसे आता है उसको रोक दिया। रोकने के बाद इस पानी यहाँ जमता है। जमने के बाद इस पानी को क्या करते हैं? फैक्ट्री तक लेकर आते हैं। फैक्ट्री किसी कारखाना तक ला करके हम लोग वहां से क्या करते हैं? इसको नमक बनाने का काम करते हैं। देखिए, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। ठीक है, डायरेक्ट हम सब तक नहीं पहुंचता है। डायरेक्ट हम लोग इसको यूज में नहीं ला सकते हैं, अपने घर में खान पान के वक्त नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको फैक्ट्री में ले आकर, कंपनी में ले आकर इसको केमिकल द्वारा इसको तैयार करते हैं, तब जाके शुद्ध नमक हम सबको मिल सकता है अशुद्धियां निकालने के बाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के जल को किनारों पर कियारियों की सहायता से घेर कर छोटे छोटे भागों में जमा कर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई समुद्र का पानी आया, उस पानी को और कियारी के रूप में हम लोग घेर दिए, जैसे कि हम लोग धान लगाते हैं, धान का जो क्यारी बनाते हैं घेर दिया। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे क्यारी रहेगा, इसमें समुद्र का पानी इकट्ठा हुआ। यह इकट्ठा होने के बाद इसको हम लोग कुछ वक्त तक रखते हैं यहाँ, फिर इसको उठा कर हम लोग समुद्र तक क्या बोलते, सॉरी फैक्ट्री तक लेके आते हैं। जिससे इन छोटी क्यारियों का समुद्री जल धीरे धीरे सूर्य की गर्मी पाकर वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा नमक क्यारियों में बच जाता है। अब देखिए, जैसे हम लोग समुद्र का पानी आया, उसको घेर के छोटे क्यारियों में रख दिए, और जब गर्म करेगा, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश सब यहां से आएगा। ठीक है ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा, तो आएगा तो क्या होगा? भाप, गर्मी होगा, और गर्म कारण से भाप बनेगा। जब भाप बनेगा तो उड़ के भाप उड़ जाएगा, और बचेगा क्या? नमक। क्या बचेगा? नमक बच जाएगा। जब ये नमक बच जाएगा, इसी नमक को हम लोग उठा कर लेके आते हैं कहा? कंपनी तक। इस बचे नमक में खाने वाले नमक के अलावा भी कई अशुद्धियां रहती है, अतः इन्हें निकालकर फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। देखिए, इस बचे नमक में खाने वाले नमक के अलावा भी कई अशुद्धियां इसमें रहता है, कई प्रकार के उसमें रहता है, अतः इनमें निकालकर फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। शुद्ध नमक तो रहता नहीं है, उसमें बहुत प्रकार का अशुद्धियां रहता है, बहुत प्रकार का उसमें गंदगी रहता है, तो सारा साफ करने के लिए भेज दिया था। कहां? ये फैक्ट्रियों में
जहां से दुकान के माध्यम से यह नमक हमारे घरों में पहुंचता है। दुकान के माध्यम से यह नमक हमारे नमक तक पहुंचता है। ठीक है, डायरेक्ट नमक हमारा तक या आपके तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बिना फैक्ट्री में गए अशुद्धियां को बाहर निकालेगा तब वो नमक हम सब तक पहुंच पाता है। वाष्पीकरण की विधि द्वारा नल के जल से अशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, भी प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग दवा को बनाने में किया जाता है। बाबू रे, जो दवाई आता है, जो दवाई तो आता है पाउडर के रूप में, उससे मैं कभी कभी किसी अगर इंजेक्शन का पैकेट खोलिएगा, उसमें कुछ दवाइयों के साथ साथ एक शीशी में पाउडर होता है। पाउडर, उस पाउडर में जो पानी साथ में आता है, कौन सा पानी आता है? डिस्टिल वाटर रहता है। ठीक है मैडम, वो अशुद्ध जल रहता है, पूरा शुद्ध जल रहता है। वो जल वाष्प करके बनाकर आया जाता है सारे, और उसमें पाउडर में उस पानी को डाल करके फिर मिक्स करके तब डॉक्टर साहब हम लोग को पिछवाड़े पे सुविधा देते हैं। ठीक है बोले, तो क्या होता है? डिस्टिल वाटर रहता है, शुद्ध जल रहता है। क्या था? शुद्ध जल, वो पीने लायक जल नहीं है बोले। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाष्पीकरण का उपयोग। वाष्पीकरण का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। समुद्री जल से नमक बनाने में, समुद्री जल से नमक बनाने में काम आता है। साधारण जल से अशुद्ध जल प्राप्त करने में, दूध से खोया बनाने में, गीले कपड़े को सुखाने में, और गीले कपड़े को धूप में कुछ देर छोड़ देने पर सूर्य की गर्मी पाकर कपड़े में विद्यमान जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा कपड़ा सूख जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम सब जो है कपड़ा धो करके छत पे या किसी टट्टी पे हो या किसी और तार पे या कहीं भी किसी द्वारा हम लोग सुखाने के जो काम करते हैं, कपड़ा में तो पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। जैसे प्रकाश की रोशनी आएगा, सूर्य का रोशनी आएगा, सूर्य का रोशनी उस कपड़े पर लगेगा और वहां से गर्म होकर के वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। पानी वाष्प बन के उड़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कपड़ा सूख गया। कपड़ा सूखने का क्या नतीजा, क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश की रोशनी जब तक उस पर लड़ेगा नहीं और वहां से गर्म होगा नहीं और वाष्प बन के निकलेगा नहीं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, हमें लगता है समझ में आप लोग को अच्छा से आता होगा। साधारण जल से अशुद्ध जल प्राप्त करने में, दूध से खोया बनाने में, दूध से खोया भी हम लोग बनाते हैं, देखे होंगे बड़ा बड़ा बाजार में सब बड़ा बड़ा होटलों के पास बनाते हैं। गीले कपड़ों को गर्म करके, यानी किसी न किसी कारण से सब गर्म करेंगे। अब साधारण जल को अगर पानी को गर्म करेंगे ना, तो क्या करेंगे? उसमें भी जो जितना जल होगा, शुद्ध जल जो होगा, क्या होगा? जो पानी होगा वाष्प बन के उड़ जाएगा। कहानी खत्म। ठीक है, आप देखिए, 6 वर्षा का होना, 6 नंबर बोलते हैं, क्वेश्चन दिया है। वर्षा का होना प्राकृतिक द्वारा वाष्पीकरण का उपयोग है। रवाकरण, अब रवाकरण क्या होता है देखेंगे हम। रवाकरण की विधि का उपयोग कर किसी लवण में व्यक्त अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध लवण से रवा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, प्राप्त किया जाता है, इसका अर्थ है कि शुद्ध लवण प्राप्त करने के लिए रवाकरण विधि का उपयोग किया जाता है। शुद्ध जल, रवाकरण जब तक नहीं करेंगे तो शुद्ध जल नहीं मिलेगा, यानी वाष्प बनाना होगा, गर्म करा करके उसको उड़ाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब इसका उपयोग देखते हैं। ठीक है, अब संघनन क्या होता है, अब संघनन देखते हैं। संघनन क्या है? किसी द्रव को गर्म करने पर, कोई भी द्रव है, पानी हो, किसी द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प को
पुनः ठंडा करने पर वह द्रव में, क्या बोला, ये द्रव होगा, द्रव में बदल जाता है। वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। देखिए इसको समझेंगे दोस्तों। किसी द्रव को गर्म करेंगे, कोई भी पानी है, ठीक है, पानी को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, जब गर्म करेंगे वाष्प बनेगा, वाष्प बन गया, जब वाष्प बनेगा तो क्या घबरे, और फिर वाष्प को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, फिर पानी बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं संघनन विधि। क्या बोल रहे हैं, संघनन विधि। जब किसी पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, उस वाष्प को इकट्ठा करेंगे तो पानी बनेगा, ठीक है, जब फिर उस पानी को, वाष्प को इकट्ठा करें तो पानी बनेगा, तो फिर सिलसिला ही चलता रहेगा। ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा साइकिल द्वारा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वाष्प को जो है ठंडा करेंगे, यानी किसी भी बर्तन में कोई पानी, ट्यूबवेल का पानी हो, कोई भी पानी हो, डाल करके नीचे से आंच लगाएंगे, आग लगाएंगे, वो गर्म होगा, वो पानी से भाप निकलेगा, वो भाप कहीं जाके जमेगा, जब जमने के बाद वो भाप के ऊपर कुछ बर्तन रख लीजिए या कुछ रखिए, देखिएगा भाप उड़ने के बाद उसमें सट के पानी पानी होता है। अब जो इकट्ठा कीजिएगा तो पानी हो जाएगा, ठीक है, इकट्ठा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पानी। यही संघनन विधि है। कौन सी विधि है, यही तो संघनन विधि है। अब संघनन का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जल को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है, पुनः वाष्पन को ठंडा करने पर वह जल बन जाता है। जो बात मैं बताया वही बात है। जल को गर्म करेंगे, अब गर्म को जब इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा, जब ठंडा करेंगे तो जल क्या होगा, फिर बाद में जल बन जाएगा, ठीक है, बात वही है। पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प बन गया, वाष्प को फिर इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, बात एक ही आ गया। वर्षा होना वाष्पीकरण तथा संघनन का एक उदाहरण है। वर्षा का जल भी बहुत शुद्ध होता है। यहाँ जलवाष्प को ठंडा कर जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाता है। जब ठंडा कर जल में बदलता है तो फिर क्या हो रहा, कौन सा विधि हो गया, संघनन विधि हो गया। वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है इसको देखते हैं। वर्षा कैसे होती है, समुद्र तथा जलाशयों का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बन करके हवा में ऊपर चला जाता है। जो मैं बताया अभी पिछले बार, कुछ देर पहले मैं बता रहा हूं। समुद्र तथा जलाशयों का जल सूर्य की गर्मी से, जब सूर्य निकलेगा उसका गर्मी से वाष्प बन करके, ठीक है ना, बनकर हवा में ऊपर चला जाता है। बहुत सारे जलवाष्प के साथ मिलकर बादल का निर्माण करता है। जब समुद्र में गर्म पड़ेगा, प्रकाश की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी जो आएगा, प्रकाश गर्म करने के बाद वहां से पानी से गर्म होकर के वाष्प निकलेगा, वाष्प, और वाष्प जाके ऊपर में जमेगा, क्या बोल रहे, जमेगा, क्या लिखा है, मिलकर बादल बनाता है। जब बहुत सारे जलवाष्प जो है, बहुत सारे जलवाष्प मुड़ करके ऊपर में साथ में मिल करके क्या एक बादल बनता है, बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है। जैसे बादल ऊपर जाते रहेगा, ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान उसका कम होगा। जैसे तापमान कम होगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, कब होता है, जिससे जलवाष्प ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है तथा यह पृथ्वी पर गिरने लगता है, और वही पृथ्वी पर दोबारा गिरने लगता है और हम लोग बोलेंगे वर्षा हो रहा है। ठीक है, तो वर्षा कैसे होता है हम सब समझ चुके हैं। बहुत सारे जलवाष्प के साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। यानी कोई भी समुद्र का पानी से प्रकाश की रोशनी यानी सूर्य का रोशनी खींचा, वो वाष्प बन के उड़ा, तो ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो बादल जैसा
कि क्या बोलता है, ठोस बनेगा यानी कि जमेगा। जब जमेगा तो फिर क्या होगा, वही बूंदा के रूप में, बूंदे बूंदे के रूप में नीचे फिर पृथ्वी पर आके गिरेगा। जब गिरेगा तो हम सब क्या बोलेंगे, वर्षा हो रहा, पानी हो रहा है। इसीलिए कभी कभी देखे हमें बारिश के मौसम में कभी कभी पानी के साथ, वर्षा का बूंद के साथ बर्फ का गिरना होता है, क्योंकि बर्फ नहीं है, वो पानी है, वाष्प है जमा हुआ, ताकि वो वहां से आने में तब तक वो नहीं पूर्ण रूप से सही रूप से गल सका और नीचे पे गिरा, तो हमें लगा बर्फ है, लेकिन क्या है, वाकई में पानी है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। और वर्षा किसे कहते हैं, पृथ्वी पर जल का बूंद, जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता या कहलाते है। ठीक है, इस तरह वर्षा जल के वाष्पीकरण तथा संघनन का प्रतिफल है। इस तरह वर्षा जल के वाष्पीकरण तथा संघनन का प्रतिफल है, जो कि हम लोग अभी संघनन अभी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे विलयन के घटक, विलयन के घटक बाबू, इसको देखते हैं। विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, विलायक तथा विलय। ठीक है, विलायक देखते हैं। विलायक द्रव जिसमें किसी ठोस या द्रव को घोला गया, क्या बोलते, किसी ठोस या द्रव को घोला गया है को विलायक कहा जाता है। विलायक मतलब क्या दोस्तों, कोई ठोस हो या द्रव हो, घोल देंगे तो विलायक हो गया, मिल जाएगा जिसमें। तो विलायक को घोल कर या विलायक द्रव भी कहा जाता है, विलायक द्रव भी कहते हैं। किसी मिश्रण में वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो को विलायक या घोलक या विलायक द्रव कहा जाता है। समझेंगे विलायक क्या है दोस्तों। ठोस या द्रव, अगर ठोस मान के चलिए कोई नमक है, नमक अगर पानी में हम लोग मिला देंगे, नमक या पानी में मिला देंगे, पानी द्रव हो गया, को घोला गया है, तो विलायक कहा जाता है। जो मिल गया उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है, विलायक को घोल कर या विलायक द्रव भी कहते हैं। जिसमें विलायक घोल दिए, मिला दिए, तो उसको क्या हो रहा है, विलायक द्रव हो जाएगा। किसी मिश्रण में वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो तो वो अपना रंग दिखाएगा, विलायक कहलाएगा। अगर नमक और पानी को मिला दिए तो नमक का मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या विलायक होता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब विलय किसको बोलते हैं, विलय किसी विलायक में जिस द्रव या ठोस को घोला गया है विलायक कहा जाता है। ठीक है ना, विलयक कहा था, विलयक। किसी विलायक, देखिए किसी विलयन में जिस द्रव या ठोस को घोला गया, द्रव या ठोस को घोल दिया, एक साथ मिला दिया गया, तो विलयक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, विलयक। विलयक ठोस या द्रव को मिला देंगे तो विलयक बन जाएगा। विलयक को धूल्य भी कहा जाता है। तो पूछेगा विलयक को क्या कहा जाता है, तो धूल्य भी कहा जाता है। अब घूल्य का, देखो धूल नहीं होगा, घूल होगा, क्या होगा, घा होगा, घूल। अब घूल का शाब्दिक अर्थ है वैसा पदार्थ जिसे घोला जाना है या घोला गया है। अब बता, घूल किसको बोलेंगे, ऐसा पदार्थ जिसको घोला गया है या घोला गया है या घोला जाना है, यानी घोलने वाले हैं या घोल दिए। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, विलयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयक। विलयक की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होती है। विलयक की जो मात्रा है विलायक की मात्रा से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में किसी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो जाए उसे घुल या विलय कहा जाता है, तथा जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहा जाता है। जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक कहा जाता है। ठीक है, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए
इसमें कुछ है नहीं अब। विलयन के प्रकार अब देख लेते हैं। विलयन को मुख्य दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो है किसे कहते हैं? विलयन जिसमें और अतिरिक्त विलय नहीं घुल सकता है उसको संतृप्त विलय कहता है। जिसमें और इसमें नहीं घुल सकते हैं उसको क्या बोलोगे? संतृप्त विलयन कहा जाता है। असंतृप्त विलयन, विलयन विलयन जिसमें और अतिरिक्त विलय घोला जा सकता है या घुल सकता है उसको असंतृप्त विलयन कहा जाता है। देखो विलयन जो है दो प्रकार का है। कितना कितना? दो प्रकार का। एक क्या है? असंतृप्त विलयन और दूसरा संतृप्त विलयन। ठीक है। आप देखिए असंतृप्त विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें दूसरा घोल नहीं सकते हैं। और संतृप्त विलयन जो है जिसमें दूसरा भी घोला जा सकता। असंतृप्त मतलब क्या? दूसरा घोला जा सकता है। संतृप्त में दूसरा घोला नहीं जा सकता, वो अकेला रहेगा। विलयन जिसमें और अतिरिक्त विलयन नहीं घुल सकता उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। और जिसमें कोई और घोल सकते हैं तो असंतृप्त विलय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। पदार्थों का पृथक्करण आज खत्म हो गया, पार्ट 3। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या ले लेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, एमसी क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है बोले, इसे क्या ले लेंगे? एमसी क्वेश्चन ले लेंगे। कुछ चॉइस वाली क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव जो कि हम लोग पिछला क्लास में लेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोग को, मेरा क्लास कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और जितने हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियां हमारे क्लास को देखें उसके लिए हमारे लिए आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते होंगे आप लोग बहुत बेहतर तरीका से पढ़ रहे होंगे। अगर जिसको नोट्स की जरूरत है तो मेरा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप संपर्क करें। मेरा जो नंबर इसमें है वो दे दिया गया है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे जाएं, आपको आसानी से मेरा नोट्स आपको वहां प्राप्त करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान पावर पॉइंट पर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।